हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड ग्रेट। सो आज मैं आपसे एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो हर दिन ज़्यादा ज़रूरी बनता चला जा रहा है और दैट इज़ अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा बोरिंग या टेक्नोलॉजी बहुत ही टेक्निकल वे में कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है। आई विल कीप इट वेरी सिंपल ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आपने कभी कोडिंग किया भी नहीं है, कभी आपने देखा भी नहीं है, कभी आपने कुछ किया भी नहीं है खुद से, तो भी जो है कि उस वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे सो दैट आप बहुत ईजीली समझ जाएं और आपको ये भी समझ में आ जाए कि पाइथन इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है आज के डेट में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1, पाइथन। ओके, सो हियर वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है। सबसे पहले ये बुनियादी बात से हम शुरू करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे अब ये होता क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो इसे एकदम आसान भाषा में समझिए। जैसे हम इंसान एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, स्पेनिश हो गया। ठीक है, उसी तरह से पाइथन भी एक प्रकार की भाषा है। ठीक है, जिसका यूज हम कंप्यूटर से बात करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे आपसे बात करना है और अगर आपको भी हिंदी आ रही है, ठीक है, तो मुझे हिंदी लैंग्वेज ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपसे बात करने हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी बात और मेरी भाषा को आप भी समझिए, सो दैट ताकि आप भी मुझे उसी भाषा में रिप्लाई कर सकें और मुझे भी वो बात समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। राइट, क्योंकि हो सकता है हम किसी ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं जिससे मैं आपसे कुछ काम मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको वो काम कंप्लीट करने हैं, या आप मुझे कुछ काम दे रहे हैं जो मुझे काम कंप्लीट करने हैं। तो मुझे समझ में आना है, आपको भी समझ में आना है कि क्या काम एक दूसरे को हम दे रहे हैं और दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम काम एक दूसरे को कंप्लीट करके दे दें। राइट, तो ये हम इंसानों की बात हुई। ठीक है, कि हम एक दूसरे इंसान से, अगर मान चलिए कि मैं ही हूँ, अब जिसे हिंदी नहीं समझ में आता है, मैं उससे हिंदी में बात कर रहा हूँ और उसको सिर्फ तमिल भाषा समझ में आती है, तो आपको लगता है कि वो आंसर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको मेरा भाषा समझ में नहीं आता है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो मुझे कहाँ से आंसर दे पाएगा और हम उसको टास्क कैसे दे सकते हैं, कोई काम कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। राइट, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली, अगर हमें कंप्यूटर से बात करना है और मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर भी मेरी बात को समझे और समझ करके मेरे काम को कर दे, ठीक है, तो हमें कंप्यूटर की भाषा में बात करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस भाषा में हम कंप्यूटर से बात करने के लिए हम जिस भाषा का यूज़ करते हैं ना, उसे हम पाइथन कहते हैं। अभी देखिए, कंप्यूटर से क्या बात करने के लिए क्या एक ही लैंग्वेज है? नहीं, कंप्यूटर से बात करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज हैं। ठीक है, बहुत सारे उसको बोलते हैं हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका पहले नंबर पे हो गया पाइथन हो गया, दूसरे नंबर पे जो लैंग्वेज हो गया जो कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है, वो आपका C++ हो गया। तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया आपका जावा हो गया। ठीक है, और बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर उसको अच्छे से समझता है और उसी के हिसाब से आपको काम करके देता है। ठीक है, तो हम जब इंसानों से बात करना होता है तो हम इस बात का मेक श्योर करते हैं, निश्चित करते हैं कि हम जिस भाषा का यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने में, दोनों को अच्छे समझ में आता हो। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अगर कंप्यूटर से बात कर रहे हैं तो हम जिस भाषा का यूज कर रहे हैं मुझे भी समझ में आता हो 100% और कंप्यूटर को भी समझ में आता हो 100%। ठीक है, तो वही भाषा जो है कि आपका पाइथन है। ठीक है, तो हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करके हम जो है कि कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और कंप्यूटर से अपना बड़ा बड़ा काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये है चीज़ आपको। ठीक है, तो वही है पाइथन एक क्या है, हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम पाइथन में कुछ भी लिखते हैं तो कंप्यूटर उस बात को समझकर बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा हम कहते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि उसको भी पाइथन समझ में आती है और मैं जो लिख रहा हूँ मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके एक तेज़ समझदार असिस्टेंट हो। ठीक है, और ताकि हर कोई उससे जुड़ सके।
असिस्टेंट हो, हर कमांड पर एकदम सही काम कर दे आपका। और अब हम बात करते हैं कि पाइथन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इसे आसान और असल ज़िंदगी के उदाहरणों के साथ हम समझते हैं, ताकि हर कोई इसे जुड़ सके और समझ सके और आपको भी लगे कि हाँ पाइथन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, यहाँ के प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, जो बच्चे क्लास मतलब 8 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको भी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग से, स्पेशली पाइथन। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और ह्यूमन के लैंग्वेज के ना बहुत ही करीब है। और बाकी जो लैंग्वेज है जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, ठीक है, ये सारे टफ लैंग्वेज है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कंप्यूटर के भाषा के करीब माना जाता है। अब पाइथन कैसा माना जाता है कि ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत करीब माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन जो है कि बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन लैंग्वेज में ऑलमोस्ट हर एक कमांड लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अभी यूनाइटेड किंगडम में, और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे, जो बहुत ही डेवलप कंट्री है, वहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। वो भी जो 8-9 साल के बच्चे होते हैं तभी से उनको प्रोग्रामिंग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का AI ईरा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चल रही है, वो चल रही है, टाइम चल रही है, ठीक है, युग चल रही है। तो इसमें हम अपने बच्चों को साइंस तो पढ़ाते हैं, बचपन से ही पढ़ाते हैं साइंस, राइट। मैथ भी हम बचपन से पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी अपने बचपन से अपने छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। बट हम प्रोग्रामिंग पहले नहीं पढ़ाते थे, ठीक है, बचपन से। क्यों? क्योंकि उस समय उतना उसका ट्रेंड नहीं था, डिमांड नहीं था। बट आज के डेट में मैं बताऊं, मैं लिख करके दे सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ईरा चल रही है, युग चल रही है। तो हमें हमारे सिस्टम में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी, प्राइमरी स्कूल में ही कोडिंग, पाइथन जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर उसको समझता है, हमें इंक्लूड कर देना चाहिए, शामिल कर देना चाहिए कोर्स में, ताकि बच्चे शुरू से ही उसको समझ सके, पढ़ सके। आप समझ रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हम पहले कंट्री नहीं होंगे शामिल करने वाले। UK, USA और जो यूरोपियन कंट्री बहुत सारे ऑलरेडी वो लोग ऐड कर चुके हैं। वो भी आज नहीं, कम से कम 2 साल 3 साल पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, आज से, ठीक है। तो जैसे कि हाँ यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि आज के दौर में प्रोग्रामिंग कितनी ज़रूरी है, आम चीज़ बन चुकी है, बहुत ही आम हो चुका है ये प्रोग्रामिंग, ठीक है, अभी कोई नया नहीं है। लेकिन स्कूलों में ही पाइथन क्यों चुनी गई? सॉरी, ठीक है, और कोई लैंग्वेज चुना जा सकता था स्कूल के लिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि पाइथन बहुत ही आसान और बहुत ही फ्रेंडली भाषा है, बहुत ही फ्रेंडली भाषा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसे आप लेगो खिलौने की तरह समझ सकते हैं। जैसे बचपन में होता है ना खिलौना, लेगो, उस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे बच्चे जोड़ जोड़ के अपने आप बना लेते हैं, राइट। तो उसी तरीके से एक बिल्कुल खिलौने की तरह ये आपका पाइथन भी है, ठीक है। जैसे लेगो होता है, आप देख सकते हैं, इमेज वगैरह देख सकते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके बच्चा कोई बड़ा दीवार बना देता है, कोई डायग्राम बना देता है, ठीक है। वैसे ही पाइथन में भी छोटी छोटी लाइनों से बड़ा प्रोग्राम बना सकते हैं आप, ठीक है। और पाइथन इतनी आसान है ना कि एक बच्चा भी इसे कुछ ही समय में सीख करके छोटा मोटा सॉफ्टवेयर या गेम भी बना सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे कि हम अपनी असल ज़िंदगी का हम उदाहरण देखते हैं अपने लाइफ में। मान लीजिए कि एक बच्चा कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाना चाहता है, जैसे कि जो हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, अपने दुकान में भी बहुत सारे कैलकुलेटर होते हैं, ठीक है, खरीदते भी हम, मोबाइल में भी कैलकुलेटर एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो वो हम बना सकते हैं पाइथन के जरिए, ठीक है। ये एक छोटा सा हम नंबर गेस करने वाला भी कोडिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर एक सोचे, और जहाँ पे कंप्यूटर सोच सकता है, यूज़र को गेस करने के लिए वो ऑप्शन दे सकता है कि आप नंबर गेस करो। इस तरह का भी गेम होता है, ठीक है। और पाइथन में ये सिर्फ कुछ लाइन के कोड से ही बन जाता है, ठीक है। ना कोई भारी सेटअप इसके लिए चाहिए और ना ही कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस चाहिए, बहुत ईजिली हो जाता है। और जब उस बच्चे को कोड चल जाता है सक्सेसफुली, एरर नहीं बताता, आउटपुट आ जाता है, तो बच्चा बहुत खुश होता है, ठीक है, कि हाँ मैंने अभी कंप्यूटर से बात करना मैं सीख गया हूँ, कंप्यूटर की भाषा बोलना लिखना मैं सीख गया हूँ। और आज के डेट में आपको पता है कि कंप्यूटर से अगर आपको बात करने आ गया, आप तो सीधी सी बात है, आप कंप्यूटर से बड़ा काम निकलवा सकते हैं। और कंप्यूटर पता है कि कितना फास्ट काम करता है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बहुत आगे रहेंगे आप अपने लाइफ में, ठीक है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम रिकेप करते हैं कि हमने क्या क्या बात किया। तो पाइथन एक बहुत ही मतलब इजी भाषा, ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको हम आदेश देते हैं, ठीक है। और ये इतनी आसान है कि 8 साल के बच्चे भी इसे सीख सकते हैं और इसे हम एप्लीकेशन, गेम्स और बहुत कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल लेगो की तरह। अभी हम पेज नंबर 3 पे आ गए हैं। अभी हम सिंटैक्टिकल सिंपल की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसकी खासियत ये है कि पाइथन की सिंटैक्स जो है ना बहुत सिंपल होती है। अब आप सोचेंगे कि सिंटैक्स मतलब क्या होता है। तो सिंटैक्स का मतलब होता है कोड लिखने के नियम, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, सिंटैक्स एक ग्रामर का रूल रेगुलेशन है। तो वो इंग्लिश बोलने के लिए हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये ग्रामर का सिंटैक्स है, ठीक है। तो हमें कोड लिखने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे इंग्लिश या हिंदी में ग्रामर के रूल होते हैं, वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपनी राइटिंग रूल्स होती है, ठीक है। उसी हिसाब से हम रूल लिखेंगे। अब पाइथन की सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी जो सिंटैक्स होती है ना बिल्कुल साफ़, सीधी और बिल्कुल इंग्लिश जैसी ही होती है, बिल्कुल साफ़, ठीक है। और ये बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें ये भी थोड़ा सा जानना है। क्योंकि कई दूसरी लैंग्वेज जैसे कि C++ है या जावा हो गया, ठीक है, हमें बहुत सारे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, सेमी कॉलन यूज़ करने पड़ते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिंबल लिखने पड़ते हैं, जो बिगनर के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा डरावना भी लग सकता है, थोड़ा सा मतलब वो ज़्यादा टफ हो सकता है। लेकिन पाइथन में ना ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। पाइथन कोड पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो या किसी इंसान की लिखी हुई लेटर आप पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही नेचुरल होता है, ह्यूमन लैंग्वेज में होता है ये ज़्यादातर, बट ये ठीक है, इंटरप्रेटर होता है इसमें और वो नेचुरली वो जो है कि उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर जो है कि उसको समझ पाती है, ठीक है। और अब एक और जो है कि रिलेटेबल एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर से कुछ कहना चाहते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो जो है कि तो पाइथन में सिर्फ इतना लिखेंगे पाइथन करके, ठीक है। आप यहाँ पे ये लिख दिए हैं तो इससे आपको आउटपुट मिल जाएगा, मतलब कंप्यूटर को भी पता चल जाएगा कि मुझे किसी ने हेलो वर्ल्ड बोला है और मुझे भी हेलो वर्ल्ड बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब सोचिए कि ये बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज है, ह्यूमन की लैंग्वेज है और कंप्यूटर भी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन लैंग्वेज। तो अब इससे बड़ा और क्या अचीवमेंट चाहिए, सिर्फ है, ठीक है। तो इसमें तो कोई सेमी कॉलन भी नहीं है, ना ही कोई इसमें कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्लीन कोड है, राइट। तो यही है कि पाइथन की बहुत ही आसान सिंटैक्स कोडिंग जो बहुत ही मज़ेदार बनाती है और ये कोई वैसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है और इससे बिगिनर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और लर्निंग का भी एक्सपीरियंस बहुत इंजॉयबल हो जाता है पाइथन सीखने में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक पाइथन का कोड है, ये बहुत सिंपल है। अब इतना ही पाइथन का कोड लिखने के लिए, ठीक है, हेलो वर्ल्ड इतना ही लिखने के लिए अगर आप जावा में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 बड़े बड़े लाइन लिखने पड़ते हैं। तो आप अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाइथन आसान है या जावा आसान है। जब ये दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली पाइथन आसान है, राइट। नाउ वी विल मूव टू दी स्लाइड नंबर 4। नाउ हियर अब हम लोग बात करेंगे कैपेबल ऑफ पावरफुल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है। तो पाइथन की एक और ये खासियत है कि पाइथन जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है, ठीक है। और पावरफुल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जैसे हम पावरफुल एक्सप्रेशन का तो बात करें बट इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि पाइथन में आप बहुत ही एडवांस और कॉम्प्लेक्स काम भी बहुत ही आसानी में आसान कोड लिख करके आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है जो पाइथन से आप बना सकते हैं, जैसे सिंपल गेम हो गया, एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनाना हो गया, मशीन लर्निंग कुछ ऐप्स एप्लीकेशन बनाने पड़ गए या ऑटोमेशन करने पड़ गए टूल को, जैसे चाहते हैं कि फ़ाइल जो है कि ऑटोमेटिकली जो है कि रीनेम करना हो या बोट बनाना हो या सिर्फ फिजिकल रिबोट जो है ना कि उसको कंट्रोल करना हो, रोबोट को भी कंट्रोल करना हो। यानी कि पाइथन हर लेवल के लोगों के लिए, चाहे आप बिगिनर हो या अपना पहला प्रोग्राम या कोई गेम बना रहे हो या प्रोफेशनल हो जो एआई सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, तो ये सब में काम आता है। और ये इसलिए थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि
ये सिंपल होने का मतलब, अब यहाँ पे ध्यान रखने की ये भी ज़रूरत है कि ये है तो सिंपल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही कमज़ोर है, वीक है प्रोग्रामिंग में, ऐसा नहीं है। ठीक है, सिंपल होने का मतलब ये नहीं होता है। सिंपल होने का मतलब सिंपल तो है बट पावरफुल भी है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि फास्ट फॉर कंप्यूटेशंस के लिए क्या है इसका स्टेटस। तो पाइथन की जो क्वालिटी होती है ना, इसकी स्पीड भी ठीक है। ठीक है, और पाइथन बहुत फास्ट है, स्पेशली जब आप इसे लाइब्रेरी जैसे नमपाई हो गया, पांडाज के साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये फास्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाइथन बहुत बड़े बड़े डेटा को जो है ना, आप बड़ा बड़ा डेटा देते हैं ना, उसको बहुत जल्दी से प्रोसेस करके रीड करके आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है कि करके वो आपको तुरंत बता देती है। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि डेटा एनालिस्ट पाइथन से क्या करता है कि वो लाखों जो रोज़ होते हैं ना एक्सेल शीट में, ठीक है, लाखों लाखों रोज़ हैं, ठीक है, वो डेटा है, तो कुछ ही सेकंड में एनालिसिस करके वो बता सकता है। और एक साइंटिस्ट जो होता है कि मैथमेटिकली मॉडल रन कर सकता बहुत इजीली, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है वो। ठीक है, और एक इंजीनियर अगर फार्मूला या एल्गोरिदम बहुत तेज़ी से बनाकर और टेस्ट भी कर सकता है। यानी कि पाइथन आपकी कैलकुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को सुपर फास्ट बना देता है। ठीक है, तो जो है कि वही है कि यानी अगर पाइथन की कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग की बात करें तो इसका सुपर फास्ट बना ही देता है। और नंबर हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और बड़े सेट्स के साथ काम करने हो गए, तो पाइथन आपकी जो है कि बहुत अच्छी हेल्प करती है इसमें। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ में भी जो है कि कैसे अगर हमें कोई गेम देख रहे हैं तो उसमें हम प्रोग्रामिंग का कैसे यूज करके हम निकाल सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल डेटा कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक स्पोर्ट्स एनालिसिस करने वाले हैं और आप फीफा वर्ल्ड कप का मैच डेटा एनालिसिस कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो प्लेयर का परफॉर्मेंस चेक करना है। ठीक है, कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा खेल रहा है प्रोग्रामिंग के जरिए, और टीम की स्कोर ट्रैक भी करने हैं आपको। ठीक है, कौन जीत सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है आपको। ठीक है, एज़ पर कैलकुलेशन हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कभी भी पासा पलट सकता है, कोई कभी भी जीत सकता है, चाहे कोई कितना भी अंक बना लिया हो। ठीक है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे बात हो रही है कि अभी करंट के हिसाब से जैसा खेल रहे हैं, ठीक है, जैसा स्टेटस चल रहा है, जैसा इनका पिछले 1 घंटे से जो ऑब्जर्वेशन रहा, अगर इसी तरह से वो खेलें तो पॉसिबिलिटी क्या होगा। और कभी कभी ऐसा भी वक्त आ जाता है कि फिर पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर, मतलब पॉसिबिलिटी हारने की या जीतने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ते जाती है जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता है। आप समझ रहे हैं? हम एक्यूरेट कभी भी हम भविष्यवाणी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। बट हम करंट स्टेटस को देख करके ये तो हम कह सकते हैं कि अभी 10 मिनट बचे हैं सिर्फ। ठीक है, और अभी इनको 3 गोल मारने हैं। ठीक है, और ये अभी तक 1 गोल भी नहीं मार पाए हैं, पिछले 1 घंटे में 1 गोल भी नहीं मार पाए हैं, और 10 मिनट में कैसे मार सकते हैं? पॉसिबल नहीं, वो भी 3 गोल मारने हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अभी 90% मैच जो है कि हाथ से निकल गया है, 80% निकल गया है, ये 100% निकल गया है हाथ से मैच, ऐसा आप पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं। जो यही पॉसिबिलिटी हम निकालते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के जरिए। तो टीम्स का जो स्कोर होता है वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं, कौन जीत सकता है ये भी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल सकते हैं। और कॉमन एवरेज जो होता है गोल का पर मैच, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और सोचिए अगर आप ये मैनुअल करेंगे आप एक्सेल शीट पे, तो आपको घंटों या तो पूरा दिन लग सकता है यही काम करने में, लेकिन पाइथन के साथ कुछ ही मिनट में ये हो जाता है। जस्ट आपको कुछ इनबिल्ट कोड लिखने पड़ते हैं और वो हो जाता है, क्योंकि पाइथन डेटा को बहुत जल्दी पढ़ता है, बहुत ही जल्दी फास्ट प्रोसेस करता है और बिल्कुल स्पीड में रिजल्ट दे देता है आपको। जैसे यहाँ पे आप हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोड है, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट हम पैंडास को इंपोर्ट किए हैं एसपीडी में, और यहाँ पे हम डेटा दे दिए हैं और ये डेटा हमारा यहाँ पे रीड हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इनबिल्ट फंक्शन दे दिए हैं जो एवरेज डॉट गोल्स है करके। ठीक है, और यहाँ पे डॉट मीन करके हमको निकाल के दे देगा, और एवरेज गोल जो है यहाँ पे जो हमारा ये वेरिएबल है, जो ये सारा फंक्शन जो ये सारा चीज़ है डेटा है, ये इस वेरिएबल में
जो है कि वो है सेव है या असाइंड है। अब इसको हम प्रिंट आउट करा दिए तो बस हमें इसका जो है कि एवरेज गोल का रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू स्लाइड नंबर 6। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी पॉपुलैरिटी पे बात करेंगे और इस पाइथन प्रोग्राम की मैच्योरिटी की बात करेंगे कि ये कितना मैच्योर है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे बात करते हैं पाइथन की पॉपुलैरिटी और मैच्योरिटी की, तो पाइथन को बने हुए लगभग 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है। इतने सालों में पाइथन एक ऐसा जो है कि लैंग्वेज बन चुका है जो पूरी दुनिया में ट्रस्ट किया जाता है, और ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्ल्ड वाइड इसको मिल चुका है। तो ये कोई नया नहीं है जो हमें डाउट करना चाहिए कि अरे मुझे ये सीखना है कि नहीं सीखना है, इसमें हम इतना टाइम देंगे। नहीं, अभी इसमें नहीं रहना है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं रहना, हमको सीखने ही सीखने, या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको यूज़ करने लगे हैं। जैसे अगर हम बात करें बड़ी कंपनियों की लिस्ट में, जैसे कि ये मैटर क्यों करता है, ठीक है, पाइथन सीखने के लिए हमें क्यों जो है कि ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे गूगल भी जो है कि अपने सर्च इंजन के कुछ पार्ट पाइथन में बनाया है। ठीक है, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी जो है कि पाइथन का यूज़ करती है, और मूवीज़ रिकमेंड करने के लिए मतलब जो रिकमेंड करता है तो उसके लिए भी जो है कि वो कोड लिखा जाता है। ठीक है, और एल्गोरिदम इसके लिखे जाने लगे हैं पाइथन में। ठीक है, और नासा जैसे जो यूएसए की बहुत बड़ी रिसर्च सेंटर है, ठीक है, स्पेस रिसर्च सेंटर है जो कि वो भी पाइथन की यूज़ करती है, और डेटा एनालिसिस और रिसर्च के लिए ये सब वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आप खुद आप सोच के देखिए कि जब आप पाइथन सीख रहे हैं तो सिर्फ आप स्कूल या क्लास प्रोजेक्ट के लिए नहीं सीख रहे हैं, आप एक ऐसा स्किल सीख रहे हैं जो दुनिया को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं कि इसको यूज़ कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको भी सीखना चाहिए ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इतना समझ जाइए कि आप ये एक बहुत बड़ी एक कैरियर लॉन्चिंग टूल है ये जो आप सीखने जा रहे हैं। अभी हम लोग स्लाइड नंबर 7 पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट 6, जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि लॉट्स ऑफ सपोर्ट और लाइब्रेरीज और इकोसिस्टम है ये पाइथन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसमें से ये एक है। जैसे कि एक लाइब्रेरी हो गया इकोसिस्टम की है, ठीक है, ये एक प्रकार की स्ट्रेंथ है क्योंकि बहुत अच्छी लाइब्रेरी है इसके, और इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा है। और पाइथन में जो है कि मिलियंस ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, यानी कि आप प्री रिटन कोड ब्लॉक जिन्हें आप अपने सीधे डायरेक्टली प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। और ये मैटर क्यों करता है, इससे होता क्या है कि इससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है, क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, वो आप डायरेक्टली यूज करके आप अपना बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं और बहुत सारा समय बचा सकते हैं। आपको हर चीज़ यहाँ पे खुद शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनबिल्ट आपको फंक्शन मिल जाते हैं, लाइब्रेरी मिल जाते हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया भर के जो डेवलपर हैं ना, वो पहले से ही बहुत सारा काम कर चुके हैं और फ्री में शेयर कर चुके हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज़ वगैरह, ठीक है, ओपन सोर्स के रूप में। पाइथन की ये सबसे खूबसूरती यही बात है, बहुत अच्छी बात यही है कि ग्लोबली जो है कि इसकी जो है ना ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी बना के रखी है फ्री में यूज करने के लिए ओपन सोर्स के रूप में। कोई भी चीज़ बनानी हो, जैसे चांसेज है कि नहीं है, किसी न किसी उसका हिस्सा पहले ही बना लिया होता है। अगर मतलब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कोई भी काम नया लेके आते हैं, तो ज़्यादातर यही होता है कि उस पर कोई ना कोई काम कर चुका होता है और वो आपको मतलब फ्री में अवेलेबल होते हैं जो ओपन सोर्स, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे डिजांगो करके है या फ्लास्क यूज कर सकते हैं। अगर आप एआई या मशीन लर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि टेंसर फ्लो हो गया, साइकिट लर्न हो गया, पाईटॉर्च हो गया। ठीक है, ये सारे हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप गेम बनाना चाहते हो तो पाइथन की ये पाई गेम लाइब्रेरी है। और मज़े की बात ये है कि बच्चे तक पाई गेम का यूज अभी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे फ्लैपी बर्ड जैसे गेम बनाने में वो यूज़ करने लगे हैं, और वो भी सिर्फ अराउंड 200 लाइन्स कोड लिखने पड़ते हैं और गेम बन कर के रेडी हो जाता है। ये पाइथन का जो इकोसिस्टम है ना, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो, पाइथन के पास हर टूल है जिसे आप अपने आइडिया को फास्ट और आसानी से रियलिटी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्लाइड नंबर हम 8 में जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे टेबल है, एक तरफ फीचर है
और ये मैटर क्यों करता है और रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट क्या है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट ये है कि टॉट फ्रॉम एज 8। अभी सोचिए कि जो 8 साल का बच्चा है वो 8 साल की उम्र में ही वो पाइथन सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि वाई इट मैटर्स, क्योंकि ये बहुत ईजी है और बिगनर फ्रेंडली है। और इसका रियल वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट क्या है, तो किड्स कैन लर्न टेक अर्ली, जो कि बड़े उम्र होते तक जो है कि वो एक्सपर्ट बन जाते हैं और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो एक तरह से समझिए कि सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में। और इसका जो सिंपल सिंटैक्स होता है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पावरफुल एक्सप्रेशन है आपका, फास्ट कंप्यूटेशन है, पॉपुलर एंड मैच्योर है ये, ठीक है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका इकोसिस्टम है। तो ये सारे हैं। अब पॉपुलर और मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे गूगल, नासा, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनियाँ यूज़ करती हैं, ठीक है। और अगर हम फास्ट कंप्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पे बिग डेटा टास्क में यूज होता है, और ये फाइनेंस एंड साइंस एंड मशीन लर्निंग में यूज होता है, ठीक है। अगर पावरफुल एक्सप्रेशन की बात करें यहाँ पे तो जो है कि एनीथिंग गेम हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब में जो है कि यूज होता है। और अगर हम सिंपल सिंटैक्स की बात करें ना, तो ये बहुत ही लेस कन्फ्यूज़न वाली होती है और बहुत ही फास्ट लर्निंग, बहुत ही बस सीधी सी बात है। अगर कम कन्फ्यूज़न वाली अगर कोड रहेगी तो सीधी सी बात है, हम बहुत ही तेज़ी से हम इसको सीख सकते हैं। अभी आते हैं स्लाइड नंबर 9 पे। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो है कि व्हाट इज़ द पाइथन इंटरप्रेटर। अभी पाइथन में इंटरप्रेटर क्या होता है, तो चलिए एक सिंपल इमेजिनेशन से हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास आप कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पहले भी बात किए हैं स्लाइड नंबर 2 में या 3 में हम बात किए हैं कि अगर आप एक पर्सन है और दूसरे पर्सन से आप बात करना चाहते हैं तो ऐसे लैंग्वेज का आपको चुनाव करना पड़ेगा जो उसको भी समझ में आता हो और आपको भी समझ में आता हो। तब बात जो है कि कम्युनिकेट आप कर सकते हैं उससे। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ भी टास्क देंगे उसको समझ में आएगा और फिर वो भी आपको उसी लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से 2 वे कम्युनिकेशन होती है और इस तरह से हम नॉलेज एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से हम काम अपना जो है कि कंप्लीट करते हैं एक दूसरे के हेल्प से, राइट। तो दोनों को समझ में, यहाँ पे शर्त क्या है कि दोनों को समझ में आना बेहद ज़रूरी है। आप कल्पना कीजिए कि आपको हिंदी आती है और आपके दोस्त को हिंदी नहीं आती है और आप हिंदी में उससे बात कर रहे हैं, तो वो आपको क्या रिस्पॉन्ड करेगा। आप कुछ पूछ रहे हैं या आप उसको कोई टास्क दे रहे हैं कि ये काम कर देना मेरा प्लीज़, अब उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो कैसे आपका काम करेगा, नहीं कर पाएगा वो आपका काम, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा आपका लैंग्वेज, राइट। उसी प्रकार से आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कंप्यूटर भी जो है कि आपकी भाषा इंग्लिश तो वो समझती नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। हिंदी भी उसको समझ में नहीं आता, उसको मशीन लैंग्वेज उसको समझ में आता है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए कोई तो जरिया होना चाहिए ना, तो वो है आपका इंटरप्रेटर। सबसे पहला तो पाइथन है लैंग्वेज एक प्रकार का, और इसके पीछे होता है इंटरप्रेटर होता है। जो आप पाइथन में कोई भी कोड लिखते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है, इंटरप्रेटर उसको जो है कि समझता है, उसको ट्रांसलेट करता है और फिर कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके बताता है। आप एक तरह से समझिए कि जो इंटरप्रेटर होता है ना वो एक ट्रांसलेटर होता है। जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, वैसे ही यहाँ पे इंटरप्रेटर गूगल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो आपका भाषा समझ करके कंप्यूटर को उसको कंप्यूटर की भाषा में समझा करके उसको वहाँ तक मैसेज पहुँचाता है। और जब कंप्यूटर अगर कुछ बोल रहा है तो उसको फिर आपके भाषा में कन्वर्ट करके फिर आपको जो है कि डिस्प्ले करता है वो चीज़, मैसेज, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का ये मेन फंडा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात हो गई कि जो है कि अब हम पाइथन में कोड लिखे हैं, कंप्यूटर को वो समझ में कैसे आएगा। तो यहाँ आता है पाइथन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा जो जिसको बोलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर की तरह ही होती है, ठीक है। या आपकी पाइथन की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह आपके पाइथन कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, समझता है और आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या टास्क दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसको वहीं से जो है कि ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर को वही काम करवाता है। तो वही है कि जब भी आप कोई भी पाइथन प्रोग्रामिंग रन करते हैं तो असल में पाइथन इंटरप्रेटर ही है जो सब कुछ काम करवा रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि
जो एक पाइथन स्क्रिप्ट होता है, एक फ़ाइल होता है नेम्ड जो .py होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये फाइल को जब हम सेव करते हैं तो .py करके ही सेव होता है। जैसे कि आपका हो गया .pdf हो गया, .ppt हो गया। जब हम ppt पावर पॉइंट को जब हम सेव करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना के सेव करते हैं, तो आप उसमें सबसे एंड लाइन में आप देखेंगे .ppt लिखा होता है। ms डॉक्यूमेंट हो गया, जब आप उसको आप सेव करते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे .docx होता है, और फिर .pdf होता है, ऐसे बहुत सारे .csv होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और एक्सेल सीट का भी आप देखेंगे तो डॉट ये CLX होता है, ऐसे करके कुछ होता है। तो ये पहचान होती है कि आपका जो फाइल है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है जो आप सेव करते हैं, और फिर ठीक है, अभी इसमें तो इतना ही सफिशिएंट है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन में एक सबसे छोटा कोड लिखा गया है, प्रिंट और पैरेंथेसिस क्लोज है, यहाँ पे डबल कोटेड में यहाँ पे गुड मॉर्निंग है। तो ये जब आप करके रन करते हैं तो इंटरप्रेटर इसको काम किया, उसको समझ लिया, और जो है कि कंप्यूटर भी उसको समझ करके आपको आउटपुट रिस्पॉन्स दे देती है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा गुड मॉर्निंग, आपको भी आउटपुट मिल जाएगा। और अगर आप इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, तो सेव करने के बाद ये गुड अंडरस्कोर यहाँ पे morning.py करके लिखा रहेगा, ठीक है। ये आपका सेव हो गया पाइथन स्क्रिप्ट के रूप में। तो पाइथन का यही होता है कि ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे अभी हम आपको बताएं .docx हो गया, ms डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो, ठीक है। और अगर mp3 हमारे पास कोई ऑडियो है तो आप उसमें भी देखेंगे .mp3 लिखा होता है, ओनली फॉर म्यूजिक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम पाइथन के भी अगर कोड या फाइल को हम जब सेव करते हैं तो यहाँ पे .py होता है, जिसको बोलते हैं पाइथन स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। py से यहाँ पे पाइथन हो गया, और स्क्रिप्ट हमारा पहले से, क्योंकि उसके अंदर पाइथन की स्क्रिप्ट ही होती है ना, तो वही बात है। स्लाइड नंबर अभी हम 11 पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस फॉर द पाइथन इंटरप्रेटर की बात करते हैं, तो जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे जो आप कोई भी .py पाइथन फाइल रन करते हैं तो क्या होता है, पाइथन अपने आप मैजिकली सब कुछ तो कर नहीं सकता है, और ना ही उसको समझ में आता है कि इसका करना क्या है। तो पाइथन जो इंटरप्रेटर तो बहुत ध्यान से काम करता है, और आपकी जो कोड होती है लाइन बाय लाइन उसको रन करती है 1 बाय 1, और वो भी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और उसी ऑर्डर में जो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है। तो इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई रेसिपी जो है कि फॉलो कर रहे हैं, या केक बनाने के लिए आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या चाय बनाने के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे है ना कि आप कुछ लिखे हैं, तो सबसे पहले अगर कॉफ़ी बनाना है या चाय बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप वाटर को बॉयल करते हैं, राइट। फिर उसके बाद बॉयल होने के बाद क्या करते हैं, या बॉयल होने लगता है तो क्या करते हैं कि उसमें आप चाय पत्ती मिला देते हैं, यहाँ पे ऐड टी लीव्स हो गया, ठीक है। इसके बाद मिल्क और शुगर मिला देते हैं, और इसके बाद क्या होता है, आपका चाय रेडी हो जाता है, या कॉफ़ी आपका रेडी हो जाता है मिल्क वाली, और आप सर्व कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे सोचिए कि अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो है कि चाय सही मतलब नहीं बनने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं अगर उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पहले हम चाय पत्ती है वही हम किसी बर्तन में डाल दें, तो भाई क्या होगा, गर्म होगा और फिर जल जाएगा आपका पत्ता, या जो चाय होता है वो जो पाउडर होता है, ठीक है, वो छोटा छोटा जो चूरा होता है, महीन ब्लैक कलर का चाय पत्ती होती है, वो क्या होगा, पानी की कमी से अगर डायरेक्टली हम डाल देंगे तो वो क्या होगा, जल के कोयला हो जाएगा, राइट। तो यहीं पे ये प्रॉब्लम हो जा रही है। तो सबसे पहले क्या करना, वो तो होने नहीं देना है। तो सबसे पहले हम पानी डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, बॉयल तक होने तक वेट करेंगे, इसके बाद चाय पत्ती डालेंगे, जब वो भी हो जाएगा तो हम फिर मिल्क और उसमें हम शुगर डाल देंगे, ठीक है, और इसके बाद हमारा इस तरह से कॉफ़ी रेडी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये मेरा पॉइंट है कि जब हम किसी भी चीज़ को बनाना होता है ना, तो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, हम रेसिपी फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी पाइथन स्क्रिप्ट है, ठीक है, और उसका रन हमें कोड करना है, तो वो जो है कि टॉप से 1 बाय 1 लाइन जो है कि एग्जीक्यूट होती है,
और 1 बाय 1 जो है कि इंटरप्रेटर उसको रन करता है और उसको समझता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे बस यही है, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि 1 बाय 1 फॉलो किया जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यह आपको बस ध्यान रखना है, अभी हम आपको सिर्फ थ्योरेटिकली हम आपको जो है कि रेडी करा रहे हैं। ठीक है, और जब आपका थ्योरी आपका थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद कोड रन करेंगे और फिर बेसिक टू हम एडवांस जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ही स्लो बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा यूट्यूब में होता है एक फंक्शन होता है ना, एक ऑप्शन कि आप 2 करके 1.5 या 2 करके भी आप देख सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली देन दैट इज़ फाइन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आते हैं एक और पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, कि यहाँ पे अलाउज द क्रिएशन ऑफ मोर कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है। पाइथन आपके कोड को स्टेप बाय स्टेप चलाता है, इसीलिए आप इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्स और स्मार्ट लॉजिक बना सकते हैं, जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, अभी एल्गोरिदम होता क्या है? ठीक है, एल्गोरिदम आप बहुत सुने होंगे, लोग टेक्निकल पर्सन एल्गोरिदम की बात करते हैं, तो इसमें स्पष्ट एक सेट होता है। ठीक है, और वो सेट जो होता है ना, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है, और जो इंस्ट्रक्शन होता है ना बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, मतलब बहुत ही सीक्वेंस में होता है, और वो सीक्वेंस भी अगर ऊपर नीचे हुआ ना तो वो सारे ख़राब हो जाता है फिर। ठीक है, और उसमें सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने या किसी काम को पूरा करने के लिए। एक तरह का समझिए कि एक सेट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, वो बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो एक सेट होता है प्रॉपरली। ठीक है, और जो कि किसी प्रॉब्लम को या कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन होता है। कंप्यूटर उसको पढ़ता है, समझता है और उसी हिसाब से वो एक्ट करता है कंप्यूटर, और जब उसी हिसाब से एक्ट करता है ना तो हमारा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 10 फाइल खुले हुए हैं, ठीक है, और हमें कोड लिख दिए। अब कोड में ये हम एल्गोरिदम ऐसा लगा दिए हैं कि जितने भी फाइल खुले हैं ना, सबका जो 10 पेज है ना, 10th नंबर का पेज, सिर्फ वही प्रिंट आउट हो, बाकी 1 से लेकर 9 तक प्रिंट ना हो, और 11 से लेकर के अगर मान चलिए कि 100 पेज है तो 11 से लेकर के 100 पेज तक प्रिंट ना हो। हम ऐसा एल्गोरिदम लिख दिए हैं, तो जितने भी पेज खुले हैं सबका सिर्फ 10th पेज ही वो प्रिंट करेगा, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को हम समझा दिए, कंप्यूटर को हमारा भाषा समझ में आ गया हम क्या चाहते हैं, हम कंप्यूटर की भाषा में हम लिख दिए हैं कोड, और कंप्यूटर वो हमको हमारा काम करके दे रहा है। अब सीधी सी बात है कि प्रिंटर एक मशीन होता है, जब उसको जो है कि इंस्ट्रक्शन देना होता है तो वो मैं तो डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ ना, इंसान उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर घुस के, कंप्यूटर ही होता है ना जो प्रिंटर होता है उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसको सिग्नल भेजता है, राइट। तो इसीलिए ये ज़रूरी है ये समझना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक कोड है, ये आपका वेरिएबल एज है, और इसमें हम असाइन कर दिए हैं कि यहाँ पे इनपुट है, INT बोले तो यहाँ पे इनपुट है, सॉरी यहाँ पे इंटीजर है, और यहाँ पे पेरेंथेसिस क्लोज है, और यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे इंटर योर एज, जब ये कोड का मतलब ये होता है जब इसको हम रन करते हैं ना तो वो हमसे हमारा एज मांगता है, तो हम वहाँ पे एज, सपोज हम वहाँ पे 15 अपना एज डाल दिए। ठीक है, या कभी कभी आप मोबाइल में भी कुछ चलाते हैं तो जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लिख कर के आता है ना, प्लीज़ इंटर योर एज, तो वो बिल्कुल उसके पीछे यही कोड होता है। वो आपको फ्रंट पे दिखता है थोड़ा सा सजावटी और अच्छा दिखता है, बट उसके पीछे यही कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे आपका एज मांगेगा वो, तो आप चलिए 15 साल डाल दिए। अभी उसके बाद हम एक कंडीशन लगा दिए हैं, इफ़ कंडीशन। अब इफ़ कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो एज है ना, ये एज ये आपकी एज है जो यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इधर का मुँह खुला है ना, तो ये आपका बड़ा है और 18 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई हो रहा है, या तो आपका एज 18 से बड़ा होना चाहिए, या तो आपका जो एज है ना वो 18 के बराबर होना चाहिए। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, इसका मतलब आप वोट दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज एल्स मतलब समझिए कि अदरवाइज अगर आप 18 साल के बराबर या 18 साल से बड़े नहीं है, ये देखिए इसका मतलब यही है, या तो 18 से बड़ा होना चाहिए या तो 18 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एल्स है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट,
अभी तक, मतलब 15 साल हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये भी हम कोड करके रन करके देखेंगे, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 4th पॉइंट देखते हैं कि पाइथन कैन आल्सो बी ए इंटर्ड डायरेक्टली इनटू अ इंटरप्रेटर। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जुपिटर नोटबुक और वीएस कोड में हम लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली जो है कि डायरेक्टली हम पाइथन कोड में भी जो इंटरप्रेटर होता है वहाँ भी हम जो है कि कोड रन कर सकते हैं और वहाँ भी चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वही है कि अगर आपको पाइथन कोड का एक फाइल में लिखना ज़रूरी नहीं होता है जिसे बाद में रन किया जाए। पाइथन आपको एक इंटरेक्टिव सेल या इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट देता है, ठीक है। यह एक स्पेशल जगह होती है जहाँ आप पाइथन कमांड्स को सीधे टाइप कर सकते हैं और कंप्यूटर आपको तुरंत ही इंस्टेंटली रिजल्ट दिखा देता है। और यह एक ऐसी मतलब जैसे कंप्यूटर जैसे सीधा बात कर रहे हो, ठीक है, आप कंप्यूटर से बात कर रहे हो, कंप्यूटर आपको इनपुट आउटपुट दे रहा है, आपका काम करके दे रहा है, बिल्कुल रियल टाइम में चलता है। मतलब आप कुछ इनपुट दिए, वो आपको आउटपुट दे दिया, इस तरह से चलता है। आप सवाल पूछो और कंप्यूटर तुरंत आपको जवाब दे दे, बस वैसे ही बात हो जा रही है। रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अपने कंप्यूटर का टर्मिनल हो, ठीक है, या कमांड प्रॉम्प्ट अगर आप खोलते हैं तो वहाँ पे पाइथन कमांड जो है ना टाइप करते हैं और आपको तुरंत प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे, ये आपका पाइथन है। टर्मिनल में जाकर के आप देखेंगे तो पाइथन का ये टर्मिनल है जगह, ये ऐसे करके आता है। यहाँ पे आप कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए आउटपुट मिल गया है, ठीक है। पाइथन रिप्लाई, जैसे ये आपका इनपुट है, ये आपकी तरफ से लिखा गया है, ठीक है। प्रिंट और पैरेंथेसिस है और फिर हेलो वर्ल्ड है। ये आपको कंप्यूटर मैसेज आपको उधर से रिप्लाई करके दिया है। तो ये कैसा हो रहा है, ये आपने बात किया और ये कंप्यूटर ने आपसे बात कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल है, राइट। तो ठीक है, अभी मूव करते हैं हम लोग स्लाइड नंबर 14 में। अभी यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 5th पॉइंट है हेलो वर्ल्ड, जो सबसे पहला प्रोग्राम है। जब कोई भी सीखता है ना तो ये सबसे पहले यही लिखता है हेलो वर्ल्ड, और सबसे सिंपलेस्ट है और सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोड भी है। तो दुनिया का हर प्रोग्रामिंग, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हो, सबसे पहले एक जादुई लाइन से ही, इसी जादुई लाइन से शुरू करता है, और वो क्या, हेलो वर्ल्ड। अब इसी से आपको भी अगर कोई पढ़ा रहा होगा ना तो आपको सबसे पहले यही लिखना पड़ रहा होगा। इससे हम जो है कि 2-3 चीज़ हम चेक कर लेते हैं पहले कि हम जो भी इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, वीएस कोड हो गया या जुपिटर नोटबुक हो गया, या हम डायरेक्टली ये टर्मिनल पे हम लिख रहे हैं, तो वहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ सक्सेसफुली डाउनलोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, और परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी ज़रूरी होता है। और हेलो वर्ल्ड सोचिए, ये कितना बस 2 वर्ड का एक कोड है जो बहुत ही सिंपल है, राइट। इसको लिखने में कोई उतना डिफ़िकल्टीज भी नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इसे आप एक बच्चे की तरह, शब्द की तरह समझिए। छोटा और बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये एक नई भाषा और सफ़र की शुरुआत होती है। जब आप स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड देखें तो समझ जाइए कि आपने सफलतापूर्वक अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा है और चला लिया है। ये एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। अभी 6 पॉइंट पे बात करते हैं कि यहाँ पे टाइप योर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पाइथन में आप हमेशा पूरा प्रोग्राम लिखने या फाइल सेव करने के बजाय सीधे इंटरप्रेटर में एक्सप्रेशन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और पाइथन को आप एक कैलकुलेटर की तरह सोचिए। आप सीधे मैथ एक्सप्रेशन टाइप कर सकते हैं और तुरंत उनका जवाब भी पा सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो यहाँ पे आप सीधे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया 2+3 हो गया, ठीक है। तो 2+3 कितना, 2+3 × 5 हो गया, तो कितना हो गया। तो अगर हम बोर्डमास का रोल फॉलो करेंगे तो 5 × 3 15 हो गया, और 15 में आप 2 जोड़ दीजिए तो 17 हो गए। तो इस तरह से काम होगा और पाइथन इसको तुरंत रिजल्ट दे देगा। यह फीचर जो है ना पाइथन को बिगनर के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये बना देता है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। अभी हम लोग मूव करेंगे स्लाइड नंबर 15 में। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मीनिंग है, पाइथन कैन आल्सो बी यूज्ड लाइक ए कैलकुलेटर, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक टाइप एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2+3 जस्ट हम टाइप कर दिए हैं। तो 2+3 जब हम मैनुअली इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे आपको पाइथन आउटपुट दे दिया है 5। अगर आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से 2+3 + 100 इस तरह से हमारे पास 1000 टाइम्स समथिंग है। 2+3 + 5 + 6 + 7 + 1000 बार चले गए हैं।
या 2000 टाइम चले गए हैं, या मान चलिए कि 1 लाख बार चले गए हैं, तो आपको उतना जोड़ने में या तो मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप 1 लाख इसी तरह से 2 + 3 + 5 + 6 + 7 इस तरह से आप जोड़ते चले जा रहे हैं और 1 लाख टाइम से इस तरह से, ठीक है, और आप जोड़ रहे हैं, तो एक तो जोड़ने में मैनुअली जो है कि गलती होने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा, राइट, खपत होगा। लेकिन ये क्या है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 + 3 बोल रहे हैं या 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से आप लाखों टाइम लिख दिए हैं, वो तुरंत आपको विदिन 5 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा। अगर बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, अगर छोटा मोटा है तो 1 सेकंड के अंदर तुरंत आपको आउटपुट दे देगा। अभी यहाँ पे है, दूसरा में है ये लेन है, लेन पाइथन है। अभी यहाँ पे देखिए लेन क्या है, लेन आपका लेंथ है, ठीक है, जो लंबाई है, और यहाँ पे पाइथन है। अभी अब पाइथन में आप देखेंगे टोटल कितने हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एक N है, O है, H है, T है, Y है, P है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको दे दिया 6 टोटल। आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपके पास 50 पेज का कोई आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, और उसमें सारे इंग्लिश लिखे हुए हैं, और अगर आपको कोई बोल दे कि आपका जिम्मेदारी यही बनता है कि हर एक वर्ड में ठीक है, हर एक वर्ड में कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, वॉवेल्स हैं, वो सब को आपको सेपरेट करना है। आप समझ रहे हैं। सबसे तो पहले बताना इंग्लिश अल्फ़ाबेट दोनों को आप जो है कि काउंट करो और वो बताओ कि टोटल कितने लाख हैं, ठीक है, 50 पेज, वो भी इंग्लिश का कोई बुक है 50 पेज का, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई बोल दे कि कॉन्सोनेंट जो है कि उसको वो कितने हैं वो बताओ इस पूरे बुक में, और वॉवेल कितने यूज हुए, कितने बार यूज हुए, ओ कितने बार यूज हुआ वो आप मुझे बताओ। तो आप कैसे ऐसे मैनुअली निकाल सकते हो। अगर वही निकालना हो तो आपको फिर 15-20 दिन लग जाएंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन ये आपको विदिन 2 सेकंड के अंदर वो काम करके दे देगा। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कितना बेहतर है, राइट। मतलब एक 50 पेज का कोई बुक है या आपके पास PDF है जो इंग्लिश में सारा लिखा हुआ, उसमें एक एक अल्फ़ाबेट कितना है वो भी आपको बता सकता है, उसमें वॉवेल कितने यूज हुए हैं वो भी बता सकता है। वो 50 पेज में ओ कितने बार, आई कितने बार, ये ई कितने बार, ठीक है, ये मतलब हर एक वर्ड कितने बार यूज हुआ वो भी, ABCD टोटल Z तक कितने, हर एक अल्फ़ाबेट कितने बार यूज हुआ उस बुक में वो भी आपको बता देगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाले में यहाँ पे हेलो है, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट है और उसके बीच में हेलो है, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे दोनों तरफ डबल कोट है और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस भी एक समझिए कि एक स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, और फिर प्लस है, यहाँ पे वर्ल्ड है। यहाँ पे देखिए हमेशा आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग होती है ना वो हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट में होती है, लेकिन नंबर नहीं होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए नंबर है 2 + में 3 है, क्या 3 और 2 भी डबल कोट में है क्या, नहीं है। जबकि यहाँ पे स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जो इंग्लिश में कुछ भी वर्ड होते हैं ना, कुछ भी वर्ड होते हैं ना, अगर वो इंग्लिश में है ना तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, STRING स्ट्रिंग हो गया, या शॉर्ट में उसको बोलते हैं STR, ठीक है। अभी इसको क्या किया है कि जोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे हेलो का ये हेलो यहाँ पे है और इसके बीच में गैप है, स्पेस है, तो यहाँ पे देखिए गैप अपने आप बीच में आ गया। यहाँ पे वर्ल्ड है तो वर्ल्ड फिर से आपको दे दिया है। तो इस तरह से हम जो है कि मीनिंगफुल यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं और ये काम हम कर सकते हैं। अभी हम लोग मूव करते हैं स्लाइड नंबर 16 में। यहाँ पे आप जो है कि पाइथन टाइप्स और एंड और आइडिया ऑफ द टाइप इन प्रोग्रामिंग में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ अ टाइप इन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ये समझेंगे कि पाइथन में टाइप क्या होता है। तो पाइथन में आप जो भी यूज़ करते हो ना वो सब जो है ना एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है पाइथन में, और हर एक ऑब्जेक्ट का एक टाइप होता है। मैं ऐसे समझाता हूँ जैसे कि अगर कोई जुड़ सके, ठीक है, आप कल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आप कुछ भी हाथ में लिए हुए हैं, जैसे हो सकता है आपके हाथ में किताब हो, बोतल, वाटर बोतल हो या मोबाइल फ़ोन हो, राइट। आपका दिमाग तुरंत पहचान लेता है कि आपके हाथ में क्या है, किस कलर का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, हर एक प्रकार का, राइट। तो वो तो आपका दिमाग पहचान जा रहा है क्योंकि बचपन से वो चीज़ देखती आ रही है, इसीलिए वो पहचान जा रहा है। बट आप ज़रा कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए कि आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपके इस हाथ में मोबाइल है, आपके इस हाथ में ये है वो है, कैसे पता चलेगा।
या कंप्यूटर में ही आप डेटा रख रहे हैं तो डेटा भी कई टाइप की होती है, राइट। कुछ डेटा ऐसा भी होगा जो उस डेटा में, उस फाइल में सिर्फ और सिर्फ गिनती लिखा होगा, कुछ ऐसा भी होगा जो सिर्फ उसमें टेक्स्ट होंगे, कुछ ऐसा भी होगा जहाँ पे सिर्फ यस या नो का जवाब देना है, दैट्स इट, वहाँ पे कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो डेटा, अलग अलग डेटा होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं कि पाइथन टाइप बोलते हैं, ठीक है। या तो उसको हम एक डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो गया, ठीक है, कि क्या यह पढ़ने के लिए है, जैसे किताब, तो आप हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या यह पीने के लिए है, तो जैसे बोतल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और है थर्ड पॉइंट, क्या यह बात करने के लिए है, जैसे मोबाइल फ़ोन, तो हाँ करने के लिए है। तो यह टाइप पहचानने की ताकत आपको ये समझने में मदद करती है और आप उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे वो अलग अलग टाइप होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। पाइथन भी ऐसे ही करता है, वो डेटा को होल्ड तो करता है, पाइथन को पता होना चाहिए कि यह जो डेटा है उस किस टाइप की है, ठीक है। जैसे हम डेटा का टाइप का भी तो हम बात किए थे ना, राइट। तो अब डेटा के टाइप के ऊपर भी निर्भर करती है कि हम उस टाइप के डेटा में हम किस प्रकार का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसे लिखना है तो सीधी सी बात है, आपको इंग्लिश वर्ड चाहिए, ना कि गिनती चाहिए, राइट। तो हमें कभी कभी डेटा के टाइप से भी पता चल जाता है कि हम इस डेटा के साथ हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम, स्लाइड नंबर 17। यहाँ पे टाइप में हम देखेंगे कि असल में जो टाइप होता है ना, वो एक प्रकार की क्लास ही होती है। हम क्लास की ही बात कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्लास, ठीक है। एक क्लास एक ब्लूप्रिंट यानी कि एक नक्शा होता है जो पाइथन को बताता है कि किसी खास तरह की जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे बनाएं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या टाइप इंट है, इंट बोले तो इंटीजर है और इंटीजर बोले तो नंबर्स है, ठीक है, होल नंबर है विदाउट डेसिमल का, बिना डेसिमल का। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट इंट क्लास से बना है, मतलब नंबर से बना है, ठीक है। और यह इंट क्लास ये भी बताता है कि होल नंबर कैसे बिहेव करते हैं, जैसे जोड़ना। अभी होल नंबर आपके पास कोई गिनती है तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास नंबर है तो आप उससे कोई ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं भाई। गिनती का हम यूज करके कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं? वी कांट यूज नंबर टू राइट एनी ऐसे, राइट। या इंग्लिश में कुछ भी लिखना हो तो हम नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके साथ हम यही कर सकते हैं, नंबर के साथ या तो जोड़ सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, या तो गुणा कर सकते हैं, या तो हम कंपेयर कर सकते हैं, या तो भाग दे सकते हैं। और भी सारे जितने भी मैथमेटिक्स के जो है चीज़, हम वो चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं गिनती के साथ या नंबर के साथ या इंटीजर के साथ, ठीक है। तो क्लासेज वो इंस्ट्रक्शन या टेम्पलेट है जिनका पाइथन इस्तेमाल करता है, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करता है। अभी हम स्लाइड नंबर 18 में जाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइप उस चीज़ की प्रकृति को स्टोर करती है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि टाइप, तो मतलब उस चीज़ की प्रकृति है, जो नेचर है, जो उसको स्टोर हो रही है, ठीक है। तो हमारा मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि आप अपने प्रोग्राम में किस तरह का डेटा रख रहे हैं। क्या यह नंबर है या टेक्स्ट है या ट्रू फॉल्स है या जैसा कोई वैल्यू है उस टाइप का, ठीक है। तो टाइप हमें यह भी बताता है कि बहुत सारी ज़रूरी बातें, जैसे कि आपका डेटा पर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। और वो तभी हमें पता चलता है जब हमें डेटा का टाइप पता चलता है किस टाइप का डेटा है, ठीक है। और वह कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस लेता है ये भी हम जान सकते हैं। वह दूसरे डेटा टाइप के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो भी हम चेक कर सकते हैं। अभी हम टाइप क्यों इम्पोर्टेंट है, जब हम टाइप की बात कर ही रहे हैं तो हम पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टाइप क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पाइथन जो टाइप की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि उस वैल्यू के साथ हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जैसे आप दो नंबर को जोड़ सकते हैं, लेकिन नंबर को सीधे टेक्स्ट के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास दो नंबर है, 10 है और 5 है, और आपको बोल दिया जाए कि इसको किसी टेक्स्ट के साथ जोड़िए, तो आप नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर ही अलग अलग है। एक नंबर है और एक टेक्स्ट है, तो दोनों जुड़ ही नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये बात है। इसीलिए टाइप को समझना मतलब उस डेटा के साथ काम करने के रूल को भी समझने के बराबर होता है, ठीक है। वी विल गो टू
ओके, तो स्लाइड नंबर 19, हियर वी विल सी, यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक बिल्ट इन पाइथन टाइप्स। तो पाइथन में कई बिल्ट इन टाइप्स क्लासेज होते हैं। टाइप्स बोले तो आप क्लासेज भी बोल सकते हैं, जो हमें डेटा को समझने और ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। यहाँ पे कुछ सबसे जो कॉमन टाइप्स है, पहला ये है कि इंटीजर होता है। ये इंटीजर बोले तो INT इंटीजर बोले तो नंबर होता है, ठीक है, कंप्लीट नंबर होता है। इसमें डेसिमल वाली सिस्टम नहीं होता है, और ये माइनस में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये ऐसे नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे -5 हो गया, 0 हो गया, 12 हो गया, 99 हो गया, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की काउंटिंग करनी होती है या होल नंबर के साथ हम कुछ गणित करना होता है, कुछ कैलकुलेशन करना होता है, तो हम इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। अभी रियल लाइफ में एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछ दिए हैं कि टोकरी में कितने सेबों की संख्या है, तो ऐसा तो कोई नहीं ना बताएगा कि यहाँ पे टोकरी में 30.5 है, राइट। एक कंप्लीट सेब है, राइट, तो वो 30 बताएगा, 20 बताएगा, 50 बताएगा, ठीक है। और अगर ये भी हो गया, पूछना हो गया कमरे में लोगों की संख्या कितनी है, तो अब लोगों की संख्या है वो या तो इंटीजर में ही होगा, या तो 10 होगा, या तो 20 होगा, या 30 होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 20.3978 समथिंग होगा, ऐसा नहीं हो सकता, लोगों की संख्या है, ठीक है। अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट पर लाइक्स कितने हैं, अब लाइक्स भी पॉइंट में थोड़ी आती है, वो या तो रहेगी 50, या तो 1000, या तो 2000, या तो 3000। आप दुनिया में कहीं भी ऐसा लाइक देखे हैं क्या, कहीं पे 30,000, 0.5, 6, 7, 8, 9 ऐसा कुछ होता हो? ऐसा कहीं नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इंटीजर का यूज करते हैं, क्योंकि ये होल नंबर होते हैं, इसीलिए पाइथन इन्हें इंटीजर टाइप से रिप्रेजेंट करती है। अब इंटीजर क्या है कि इंग्लिश वर्ड है, इंटीजर का मतलब ही होता है गिनती, ठीक है, जिसका मतलब है कि होल नंबर। होल नंबर मतलब एक कंप्लीट नंबर चाहिए, ये डेसिमल लगा हुआ वाला नहीं चाहिए कि 0.1.2 3 समथिंग, ऐसा नहीं चाहिए, होल नंबर चाहिए, ठीक है। स्लाइड नंबर हम 20 में भी मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है, ये डेसिमल नंबर होते हैं या रियल नंबर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वाले नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे कि 1.5 हो गया, माइनस में 0.01 हो गया, या 3.1415 हो गया, ठीक है। जब हमें ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, ठीक है, बहुत ही सटीक चाहिए हमको कोई भी कैलकुलेशन, तो हम ये फ्लोट वैल्यू यूज करते हैं। जैसे कि अगर पैसे के हिसाब करनी हो, तो पैसे के हिसाब तो कैसा होता है कि 10 रुपये, 10.5 रुपये, 50.23, ये भी हम करते हैं, राइट। और कहीं पे अगर हम साइंटिफिक मेजरमेंट कर रहे हो, तो जहाँ पे एक mm तक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट, तो वहाँ पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, लेट से सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो वहाँ पे 30.5 कर दिए, ठीक है। तो आपका 30 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, और जो 0.5 है वो आपका क्या हो गया, mm में हो गया, ठीक है। तो हम वहाँ पे फ्लोट वैल्यू का यूज़ करते हैं। जैसे फ्रैक्शन हो गया, आप किसी ऐसे संख्या में ऐसे संख्या से भागते हैं जो 100% पूरा नहीं घटती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप भाग करते हैं तो आपको दशमलव लगाना पड़ता है, डेसिमल लगाने पड़ते हैं, और फिर भाग देने पे भागफल कितना आता है, मान चलिए कि 15.23 समथिंग आ रहा है, तो वहाँ भी हम फ्लोट वैल्यू का यूज़ करते हैं। और रियल लाइफ में अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, तो जैसे तापमान हो गया, अब तापमान का टेम्परेचर भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, टेम्परेचर का जो है इतना भी हो सकता है, 36 हो सकता है, 36.6 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो जहाँ पे हमको बहुत ही प्रिसाइज चाहिए, तो वहाँ पे हम 36.6 बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऊंचाई भी हो गया, तो ये यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी फ्लोट वैल्यू हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो नेचुरल तरीके से जो पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, और हिल, ये सब कुछ भी है, तो उसकी ऊंचाई बिल्कुल सटीक हो, या तो 5 हो, या तो 10 हो, या तो 15 फीट हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। या कोई भी चीज़, कोई भी ऊंचा चीज़ है तो वो 5.8 फीट भी हो सकता है, राइट। बैंक बैलेंस हो गया उदाहरण के लिए, जैसे कि यहाँ पे 2500 है, 0.75 मतलब 75 पैसा है। ये पाइथन कम्प्लेक्स नंबर को भी सपोर्ट करता है, जैसे 2 + 3 3J हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल या मैथमेटिकल काउंट, ये कंप्यूटेशन करने में काम आता है, ये सब चीज़, तो ये हम बाद में देखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि बुल एक है, ठीक है। बुल बोले तो बुलियन वैल्यू होता है। बुलियन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है इसमें, ठीक है। बुल या बुलियन वैल्यू इसमें 2 ही होती है।
पहला होता है या तो ट्रू, दूसरा होता है या तो फॉल्स, दैट्स इट, बस यही इतना ही जानना। अगर बुल और बुलियन की बात हो गई तो सीधा आपको बोलना है या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। और ये जो बुल या बुलियन जो वैल्यू है इसका कहाँ पे यूज होता है, डिसीजन मेकिंग में होता है। डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग लेना है तो या तो उधर जाना है या तो नहीं जाना है, इसी टाइप का डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। लॉजिक है, ठीक है, और ये कंपैरिजन करने में होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या लाइट जल रही है, ठीक है, तो या तो आप बोलते हैं जैसे आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं तो उसका आंसर आपको मिलेगा या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ट्रू बोले तो हाँ और फॉल्स बोले तो ना, ठीक है। दूसरा एक हो सकता है कि क्या यूज़र ने टर्म एक्सेप्ट किए, तो या तो आप बोलेंगे हाँ या तो बोलेंगे ना। अब हाँ का मतलब यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ना का मतलब फॉल्स है, ऐसा समझिए आप, टू अंडरस्टैंड दिस वन। अभी आते हैं स्लाइड नंबर 21 में। यहाँ पे हम 4th नंबर का बात करेंगे जो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। स्ट्रिंग यहाँ पे बोलते हैं, स्ट्रिंग का मतलब ये होता है टेक्स्ट, मतलब लिखावट। ये इंग्लिश में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज जहाँ पे हम इंग्लिश या हिंदी अल्फ़ाबेट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर होता है जो सीक्वेंस, जैसे कि नाम हो गया किसी का मैसेज हो गया, किसी का फाइल पाथ हो गया, ये सारा चीज़ स्ट्रिंग में ही आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हेलो हो गया, तो ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी का नाम, अगर यहाँ पे हम देखिए, हम नंबर को भी स्ट्रिंग में जो है कि हम ले सकते हैं, लेकिन यही है कि नंबर के हमें दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड हमको क्या लगाने पड़ेंगे, डबल कोट या सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे। फिर हमारा जो पाइथन है ना, उस नंबर को भी फिर स्ट्रिंग के जैसा ही कंसिडर करती है। अगर आप दोनों साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में, अगर आप 1 सेकेंड, अगर आप दोनों साइड में यहाँ पे अगर आप डबल कोट नहीं लगाए हैं तो इसको पाइथन क्या समझेगी कि दिस इज द नंबर, बट अगर दोनों साइड में अगर आप कोट लगा दिए तो ये स्ट्रिंग के जैसा ही इसको भी कंसिडर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का नाम हो गया तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, डबल कोट है, तो इसको स्ट्रिंग जैसा कंसिडर कर दिया। और स्ट्रिंग तो ये पहले से ही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या ये भी स्ट्रिंग है क्या, नहीं, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आपका इंटीजर है, बट दोनों साइड में यहाँ पे डबल कोट लगा हुआ है, तो इसलिए पाइथन इसको जो है कि स्ट्रिंग के जैसा ट्रीट कर रहा है, इसको समझ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी का नाम भी हो गया, रियल लाइफ में एग्जाम्पल नाम हो गया, अगर कोई संदेश है डिलीवर्ड हो गया या फाइल पाथ हो गया, ठीक है। पाइथन में स्ट्रिंग का यूज करके हम टेक्स्ट डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट हम करते हैं। उसमें हम मैनिपुलेट का मतलब यही है कि हम डेटा के साथ कुछ हम मीनिंगफुल, कुछ हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पे आता है नन टाइप। इसका मतलब होता है नन मतलब कुछ नहीं, नथिंग। तो नन पाइथन का जो है कि एक स्पेशल टाइप है जिसका मतलब ये होता है कि कुछ नहीं, जिसका मतलब कुछ नहीं या मिसिंग हो रहा है वो वैल्यू, या वो वैल्यू अनआइडेंटिफाइड है, ठीक है, अनडिफाइंड है, ऐसा कह लीजिए आप। तो नन का यूज हम करते हैं जब किसी चीज़ को या तो खाली दिखाना, एम्प्टी दिखाने के लिए यूज करते हैं, या जब कोई रिजल्ट ना हो तो वहाँ भी हम नन टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। जब प्रोसेस के ख़त्म होने का सिग्नल देने के लिए यूज होता हो तो वहाँ भी हम नन वैल्यू का यूज करते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर कोई फॉर्म है, फील्ड खाली छोड़ देना होता है, कुछ जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ पे हम खाली जगह छोड़ देते हैं, तो वो नन हो गया। जैसे कि एक्सेल शीट में अगर कोई सेल है तो वहाँ पे हम खाली जगह छोड़ दें तो वो आपका क्या हो गया, नन एरिया हो गया। कोई सेंसर अभी तक डाटा रिपोर्ट जो है कि न किया हो तो उसको भी हम नन वैल्यू में जो है कि हम उसको कंसिडर कर देंगे। अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न न करता हो तो नन हमारे प्रोग्राम में नो वैल्यू या क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग जाएंगे स्लाइड नंबर 22 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास क्या है, मैं किस टाइप का क्लास हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइप है और यहाँ पे 5 है। जब हमको पता करना होता है कि ये किस टाइप का क्लास है या किस टाइप का टाइप है, तो 5 तो हम लिख दिए, बट हमें नहीं पता है कि इसका क्लास क्या है या इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम टाइप लिख दिए हैं, ठीक है। ये टाइप लिख करके बस पैरेंथेसिस में आप जो है कि आप डेटा लिख दीजिए, कोई भी चीज़ लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपको बता देगा क्लास है, इसका क्लास क्या है, तो इंटीजर है, तो और ये इंटीजर है, दैट इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से हम टाइप लिखे हैं और इसके अंदर क्या है, डबल कोट के अंदर क्या है वो हम जानना चाहते हैं।
तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, जब इसको रन किए हैं इस कोड को, तो रन करने के बाद क्या लिख रहा है कि क्लास, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग है, ABCD या कुछ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर को यही समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे फिर से टाइप है और यहाँ पे ब्रैकेट में है ट्रू। ठीक है, तो ट्रू बोले तो हम आपको बोले थे ना कि जो बुल या बुलियन वैल्यू होता है उसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, इसके अलावा और वो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, बस ट्रू और फॉल्स यही दो चीज़ करने जानता है। तो यहाँ पे क्लास में आप क्या हो गया, बुल मतलब बुलियन। ठीक है, और एक आता है लास्ट में टाइप नन। तो यहाँ पे टाइप नन जो है ना, नन, यहाँ पे इसको हम नन टाइप बोलते हैं। अभी हम स्लाइड नंबर 23 में मिलेंगे। तो यहाँ भी कन्वर्जन या कास्टिंग देख लेंगे। कास्टिंग मतलब क्या है कि आपके पास जो डेटा है, कोई वैल्यू है, या तो वो 100% इंटीजर है, या तो 100% फ्लोट है, या तो 100% वो आपका स्ट्रिंग है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कास्टिंग इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हम किसी भी कच्ची मिट्टी को या उस तरह की मड हो तो उसको हम कास्ट करते हैं, राइट, और सूखने के बाद हमें वही शेप में परफेक्ट मिलता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे पैरेंथेसिस में यहाँ पे 5 है जो कि इंटीजर है ये। ठीक है, बट यहाँ पे हम फ्लोट लिख दिए हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, 5.0। यहाँ भी अभी देखिए पैरेंथेसिस में क्या है, ये फ्लोट वैल्यू 3.99 क्या है, एक प्रकार का फ्लोट वैल्यू ही है। अब यहाँ पे हम बाहर क्या लिखे हैं, इंटीजर। जब इसको हम रन किए इस कोड को, तो यहाँ पे क्या कर दिया, हमें क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए था, तो यहाँ पे बस 3 लिख दिया। यहाँ पे स्ट्रिंग है 7, और ये क्या है, ये एक प्रकार का समझिए कि स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इंटीजर है ये। अब इसको हमें किस चीज़ में बनाना है, स्ट्रिंग में बनाना है। तो देखिए यहाँ पे डबल कोट अपने से लगा दिया है, क्योंकि उसको पता है कि हम जो है कि इंटीजर को किस रूप से हम देखते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट लगा दिया ताकि ये बताना चाह रहा है कि भाई हम तो इसको इंटीजर ही समझे हैं, सॉरी स्ट्रिंग ही समझे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट हो गया और उसके बीच में क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो यहाँ पे जब हम इंटीजर हट गया, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 5 जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ और है, इंट है, बॉब है, तो यहाँ पे ये एरर वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये पिछले वाले में जो हम पिछले पेज में हम बताए थे वो यहाँ पे बिल्कुल इंट जो है कि बॉब जो है कि वो परफेक्ट नहीं है। ओके, तो स्लाइड नंबर 24, यहाँ पे हम देखेंगे कि पाइथन, हमारे पास पाइथन ऑपरेटर है। ठीक है, पाइथन ऑपरेटर यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे कि एक है आपका एडिशन, जो ऑपरेटर है वो प्लस का साइन है और इसका मीनिंग क्या है, एडिशन है। ठीक है, और एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 सेकेंड, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि 5 + 3 है, जो टोटल जोड़ने पे 8 हो जाते हैं। यहाँ पे हम एक साइन देखते हैं, ऑपरेटर का साइन है जो माइनस की साइन है, यहाँ पे इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, जो बिल्कुल मैथ की तरह ही है। यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाता है। ठीक है, और ये आपको सिंपली आपको पाइथन कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, तो लेकिन आप अंदाज़ा लगाए कि इस तरह से 5 - 2 - 7 माइनस रेंडमली कोई भी नंबर है, -99 - 105 -33, इस तरह से जो है कि 2 डिजिट 1 डिजिट और 33.33 55.2356 करके है, इस तरह से बहुत बड़ा नंबर है। एक पेज में पूरा एक पेज भरा हुआ है, 5 - 3 - 2 समथिंग ऐसे करके। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एक्यूरेसी भी कम होने की चांस हो जाएगी फिर। बट ये पाइथन क्या करता है कि आपको तुरंत 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको कैलकुलेट करके आउटपुट दे देती है। यहाँ पे ये देखिए स्टार मार्क है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, एंड 4 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये डिवीज़न है, और डिवीज़न हमेशा याद रखिएगा कि जो उसका आउटपुट आता है वो हमेशा फ्लोट में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ से 2 से हम 7 में डिवीज़न दिए या भाग दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 आ रहा है और ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, और ये हमेशा फ्लोट वैल्यू में ही आएगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, पावर एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे अगर डबल स्टार होती तो इसका मतलब होता है पावर या एक्सपोनेंशियल होता है, जिसका मतलब होता है 2 के घात में 3 होता है। तो 2 × 2 × 2, जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे टोटल 8 हो जाएगा। और यहाँ पे है मॉडुलो रिमाइंडर है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा।
अब यहाँ पे क्या होता है कि हम साथ में 2 से भाग दे रहे हैं, तो 3 बार में तो कटेगा और फिर 7 माइनस 6 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका जो 1 है ना वो आपका रिमाइंडर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पाइथन 5/2 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2.5 आएगा। फिर यहाँ पे 5 डबल स्लेस है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटीजर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 में 5 से भाग देंगे तो 4 होगा, और यहाँ पे फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो फिर 10 हो जाएगा, तो फिर 2 बचे 10, तो 2 दूना 4। तो ये जो आपका जो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो ये जो 2 है ना ये आपका टोटल इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसा दे दिया। बोले तो ये दोनों बस एक ही डिफरेंस है कि जब हम ये भाग देते हैं तो आपका यहाँ पे आपको दे देता है आउटपुट कि भाग देने पे टोटल 2.5 आए। ठीक है, यहाँ पे 5 के 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, और यहाँ पे क्या काम किया है कि भाग देने के बाद जो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ये जो 2 है, बस ये 2 है, 0.5 को हटा दिया है, क्योंकि अगर वो होता तो फिर फ्लोट में हो जाता। ठीक है, अब इस स्लाइड नंबर हम 25 में जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंसेस का हम बोडमास रूल या पेमडास रूल हम लोग पढ़े होंगे क्लास 5 में, 7 में, 8 में, ऐसे पढ़े होंगे कि रूल क्या होता है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहला रूल ये होता है, ठीक है, बोडमास या पेमडास के अकॉर्डिंग यहाँ पे कि ब्रैकेट होता है, फिर ऑर्डर होता है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर और सिंपल करते हैं, फिर इसके बाद जो ऑर्डर होता है, जो पावर होता है, जो बोले तो जो एक्सपोनेंशियल होता है, पहले उसको सॉल्व, फिर दूसरे नंबर पर उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद डिवीज़न को सॉल्व करते हैं, डिवीज़न सॉल्व करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद मतलब गुणनफल सॉल्व करने के बाद हम फिर एडिशन करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, जोड़ के बाद फिर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब घटाना जो होता है ना सबसे बाद में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 × 4 है, और 4 के बाद यहाँ पे 2 स्टार मार्क है। इसका मतलब क्या होता है कि 4 के घात में 2 है, तो यहाँ पे 4 के घात में 2 है, तो 4 × 4 लिखना पड़ेगा, तो 16 हो गया, और 16 × 3 तो कितना हो जाएगा, 48, क्योंकि हम यहाँ पे बोडमास रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले हम 4 में ये 2 से भाग दे दें, तो 2 दूना 4, तो 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे 4 की जगह पे पूरा क्या बचा, माइनस में 2 बचा, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे पैरेंथेसिस में आप देख सकते हैं कि 4/2 है। ठीक है, जब हम 4 में 2 से भाग देंगे तो सीधी सी बात है, ठीक है, कि 2 बार में कट जाएगा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो इस तरह से है। स्लाइड नंबर 26 में हम जाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल असाइनमेंट करने होते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल नेम है पाई, जिसके अंदर 3.14 हम असाइन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बराबर का निशान है, तो आपको मैं क्लियर बता दूँ कि मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि x = हम 5 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं, बट यहाँ पे इस साइन का मतलब जो बराबर का एक सिंगल जो साइन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि पाई जो है कि 3.14 के बराबर है। नो, इसका मतलब ये है कि जो पाई PI करके जो है वो एक प्रकार का बॉक्स है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर हम 3.14 को रखते हैं, ठीक है, पैक करके, और जब इसकी ज़रूरत होती है तो हम बाहर निकालते हैं। एक और जो है कि वो है, ठीक है, वेरिएबल है, टाउ करके है, टाउ = पाई × 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना है, 3.14, जैसा कि पहला वाला आप ऊपर देख सकते हैं 3.14 है, 3.14 इंटू आपका 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आउटपुट मिल जाएगा आपको तुरंत। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ये है कि रीअसाइन वेरिएबल भी हम कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो बॉक्स है इसके अंदर आपका 10 रखा हुआ है, ठीक है, सेव किया हुआ है। जब इसी x को हम फिर से बुलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम और जो है कि ये टाइप या क्लासेज जो होता है वहाँ पे हम भर सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे हम नाउ आई एम टेक्स्ट, तो अभी क्या हो, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है, तो नाउ आई एम टेक्स्ट ये वाला रिप्लेस कर देगा किसको, 10 को होगा। क्यों रिप्लेस कर देगा, क्योंकि घर तो हमारा एक ही है ना, बॉक्स तो एक ही है ना। इसी बॉक्स के अंदर मैं 10 भी रखा था, और इसी बॉक्स के अंदर हम एक बहुत बड़ा हवेली भी रख रहे हैं, या घर और दूसरा कोई घर रख रहे हैं। तो भाई अगर जगह नहीं है x के अंदर तो ये 10 को तो रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि घर सेम है
तो ये 10 जो है रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा नाउ आई एम टेक्स्ट। मूविंग टू स्लाइड नंबर जो है कि 27 है। तो यहाँ पे चूजिंग गुड वेरिएबल नेम। तो सबसे पहली बात है कि हमें वेरिएबल नेम भी जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हम कमांड लिख रहे होते हैं, उसी के हिसाब से हमें वेरिएबल नेम भी लिखना होता है, ताकि अगले इंसान को समझ में बहुत ईजिली आ जाए कि इस जो है कि वेरिएबल के अंदर क्या कोड है और किस तरह से पावरफुल है कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेरिएबल नेम जैसा कि यहाँ पे आर मीनिंगफुल ये होता है, डिस्क्राइब व्हाट दे स्टोर, एंड थर्ड पॉइंट में ये है कि यहाँ पे हमें इनटू एक्स या टीएमपी या डेटा साइंस या डेटा 1 2 3 ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी सारे, यहाँ पे आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, ये प्रिजर्व्ड वर्ड हैं पाइथन के, या तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड हैं पाइथन के। आप इसमें से कोई भी एक जो है कि आप ये नहीं उठा सकते हैं, वेरिएबल नहीं बना सकते हैं आप इसमें से। क्यों? क्योंकि ये प्रिजर्व्ड है। ठीक है, तो अगर बनाने हैं आपको वेरिएबल तो ये सारे चीज़ छोड़ के ही आपको बनाने हैं। अब इस स्लाइड नंबर हम 28 में जाते हैं। तो यहाँ पे सिंबल इज़ नॉट इक्वल टू। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो सिंबल जो यहाँ पे इक्वल सिंबल है वहाँ पे इसका मतलब मीन्स इक्वलिटी है, बट इन पाइथन, लेकिन पाइथन में x बराबर 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाइथन स्टोर कर रहा है 5 को x के अंदर कर रहा है। ठीक है, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है डबल अगर इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि x बॉक्स के अंदर 5 जो है कि डबल टाइम यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे असाइन हो रहा है इसमें। ओके, स्लाइड 29 में हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि ये जो समझते हैं कि x इक्वल टू 5 है यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो 5 वैल्यू है ना, ये जो 5 वैल्यू है ये x नामक जो बॉक्स है उसके अंदर वो है, असाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दिस इज इक्वल टू, दिस इज फिक्स्ड स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डज नॉट मीन टू इक्वल टू। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है x के, दिस इज नॉट, इसका मीनिंग ये नहीं है। ठीक है, ये जो 5 है x बॉक्स में असाइन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही है, क्लियरिटी यहाँ पे यही बताया गया है कि द रियल मीनिंग ऑफ इक्वल टू इन पाइथन इट इज असाइनमेंट नॉट इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि 5 जो है ना, x जो बॉक्स है उसमें ये असाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। और यहाँ पे दूसरी बात एक और है कि अगर यहाँ पे घर सेम है, यहाँ पे ये देखिए x है वेरिएबल, यहाँ भी x वेरिएबल है। अब सेम जो है कि बॉक्स सेम है, x है, तो सबसे पहले तो x में हम 5 को रखे थे, असाइन किए थे। अभी इसी x में हम 10 को असाइन करेंगे, तो ये 5 क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, मतलब 5 विल बी रिप्लेस्ड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अभी ये 5 जो है ना, अभी नो लॉन्गर होल्ड 5, नाउ इट होल्ड्स 10। तो अभी x जो क्या होल्ड करता है, अभी 10 होल्ड करता है, ना कि 5। हाँ, अगर हम 10 नहीं लिखते हैं तो 5 ही होता। अब 10 हम उसी बॉक्स में ले आए हैं तो 5 को हटा देता है और 10 वहाँ पे होल्ड करने लगता है, असाइन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। स्लाइड नंबर 30 में मूव करेंगे। तो यहाँ पे यही है, वही चीज़ बताया गया है कि बैक पैक है यहाँ पे, कि ये जो एक प्रकार का बॉक्स समझिए है। ठीक है, जिसको हम बैक पैक कॉल कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है, और ये 5 हमारा इसमें असाइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बाद में फिर उसी x बॉक्स में अगर हम 10 को असाइन करते हैं तो 5 रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे 10 आ जाता है। ठीक है, तो यही है यहाँ पे। मूविंग टू स्लाइड नंबर 31। यहाँ पे देखिए कि मोर ऑपरेटर होता है। यहाँ पे क्या है कि ये स्मॉलर देन है, बिगर देन है, फिर यहाँ पे इक्वल टू है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। यहाँ पे होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेसर देन आर इक्वल टू। यहाँ पे अगर मान चलिए कि 5 है बाएं साइड में और दाएं साइड क्या है आपका 10 है, तो यहाँ पे 5 इज स्मॉलर देन 10, तो ये सही है, ट्रू है। अगर यहाँ पे मान चलिए 10 है और यहाँ पे क्या है कि 5 है,
तो 10 के तरफ मुंह खुला है ना इसका, तो इसको बोलते हैं 10 इज़ बिगर देन 5, तो इसका मतलब ये ट्रू है। यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड 5 है, तो इसका मतलब ये होता है डबल इक्वल है ना यहाँ पे साइन, तो इसका मतलब होता है कि ये 5 इक्वल टू 5, तो ये सही है, तो ये भी ट्रू होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, तो यहाँ पे अगर 5 है, इधर बाजू में यहाँ पे 10 है राइट साइड में, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर यही दोनों तरफ 5 लिख देंगे तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 5, बट यहाँ फैक्ट क्या है कि नॉट इक्वल होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 ये 10 से या तो बड़ा होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कुछ और है, तो या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ 10 है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इधर कोई नंबर है तो या तो इससे ये छोटा होना चाहिए तो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे बुलियन लॉजिक में क्या होता है, यहाँ पे आप एंड और नॉट ये सब देखे होंगे, तो ये सब है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं। स्लाइड नंबर 32 में जाएंगे यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए डिटेल में है वही चीज़, तो यहाँ पे ट्रू है एंड ट्रू है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर एंड हमारा ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का पहली बात है कि रूल नंबर 1 में आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर एंड ऑपरेशन है तो दोनों तरफ ट्रू होना ज़रूरी है, लेफ्ट ये भी और ये भी दोनों ट्रू होना ज़रूरी है, तभी आपका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो ट्रू है बट एंड करके यहाँ पे ये फॉल्स है, ये फॉल्स, तो डायरेक्टली ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये इधर फॉल्स है और इधर जो है कि ट्रू है, तो अब दोनों में से कोई एक तो फॉल्स है ना, तो वो फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही होता। अब यहाँ पे ए और बी है, मान चलिए कि ए आपका ये वाला है, बी आपका ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे है ए और बी। अब देखिए देखना है यहाँ पे कि ट्रू ट्रू दोनों है तो ट्रू होगा। अब और वाले में क्या होता है कि कोई भी या तो दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है तो यहाँ भी ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों में से क्या है, एक आपका ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है, तो ये ट्रू ही होगा। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये फॉल्स इधर है या ये इधर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई अगर एक ट्रू है तो बस ट्रू ही होगा, और फॉल्स 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 होता है। अब यहाँ पे नॉट बी का मतलब क्या होता है, अगर आपका बी क्या है, ट्रू है, तो नॉट बी का मतलब क्या होता है कि जस्ट उल्टा बताना होता है, यहाँ पे आपको फॉल्स बताना पड़ेगा। अगर बी आपका फॉल्स है और नॉट बी बताना है तो इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स का जस्ट उल्टा बोलेंगे, हम ट्रू बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, हम इसको फॉल्स कर देंगे। नॉट फॉल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ट्रू, जस्ट उल्टा बताने होते हैं। स्लाइड नंबर 33 में आएंगे हम। यहाँ पे 2 पावरफुल कमांड देखेंगे। एक पहला होता है प्रिंट, ठीक है, जो उसको प्रिंट कर देता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, प्रिंट यहाँ पे हेलो है और एक प्रिंट 1 है एंड 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिट वाइज हो जाएगा। या तो प्रिंट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है ना, तो ये दोनों में से अगर कोई भी एक फॉल्स होता है तो फॉल्स ही हो जाता है यहाँ पे। दूसरा में है आपका कमांड जो है कि इनपुट है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम है, फिर यहाँ पे इनपुट है, इंटरव्यू और नेम है। तो अगर आप ये करके रन करेंगे तो आपसे नाम पूछेगा। तो फाइनल थॉट में यही आते हैं जो हम इसमें टोटल देख लेंगे कि अभी हम लोगों ने टाइप समझ लिया है, वेरिएबल समझ लिया, ऑपरेशन समझ लिए हैं, कास्टिंग समझ लिए हैं और कुछ लॉजिक का मतलब भी समझ लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम लोग ये क्यों बहुत ही जो इसमें हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत ही नीट क्लीन होता, बहुत ही करेक्ट होता, बहुत ही ह्यूमन फॉर्म में होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत ही अच्छा रीडेबल होता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है यहाँ पे कि स्पीकिंग लैंग्वेज, जैसा कंप्यूटर से हम बात करें ना अपने लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में, उस तरह से हम बात कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो दैट्स इट इन चैप्टर 1। ओके, थैंक यू। एंड हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट।